इसके खत्म करने से हमारे बहनों का फायदा है। समावेशी समाज को सशक्त करता है। ये सिर्फ पोलराइजेशन का और डिवीजन का एक एजेंडा है। 2024 की तैयारी है। 2024 के चुनाव सामने हैं और बीजेपी के एजेंडे में है। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम मंदिर का निर्माण खत्म होने वाला है। 2024 के पहले राम मंदिर का निर्माण खत्म करना हो, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक को देश से हटाना हो, ये वो कदम है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वो अपनी विचारधारा और अपने मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर इस देश में एक बहस छिड़ गई है। लॉ कमीशन ने नए सिरे से काम आगे बढ़ाया है और कहा है कि हम लोगों का विचार इस पर मांग रहे हैं। तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि यूसीसी कुछ और नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण की एक और कोशिश है 2024 के पहले। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो यहाँ पर चर्चा करने वाला है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी लॉयर सुप्रीम कोर्ट के हैं, पिटिशनर हैं यूसीसी मामले में। और अनुराग भदौरिया जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहना है पार्टियों का। हिंदू और मुसलमानों के लिए एक तरह के कानून हो, मजहब के आधार पर कानून ना हो, इसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। लेकिन अब समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा पर्सनल लॉ को मुसलमानों के विकास का रोड़ा बता रहा है और जल्द से जल्द समान नागरिक कानून को लागू करने की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक कानून के विरोध में खड़ा है। जो पर्सनल लॉ हमारा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें अभी एक ही सुविधा बची हुई है, बाकी तो सारे कांग्रेस ने खत्म कर दिया। लेकिन ये जो कानून प्रधानमंत्री जी खत्म कर रहे हैं, ये जो काला कानून है, इसके खत्म करने से हमारे बहनों का फायदा है। हाँ, एक नुकसान है, जो अय्याश लोग थे, जो 4 शादियां करके इस्लाम को बदनाम करते थे, उन पे जरूर नकेल कसने वाला है, तो वो लोग परेशान है। फ्रॉम डे वन इसके अगेंस्ट हैं ही। जितनी माइनॉरिटीज भी हैं, सिखों ने ऑलरेडी उसको अपोज कर दिया है और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसके अगेंस्ट में हैं। तो इस वक्त जो मुल्क के सामने और मसाइल हैं, हम ये समझते हैं उनको हुकूमत को टेकअप करना चाहिए, बजाय इसके कि एक ऐसा कानून ला करके जिससे कि लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो, वो कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग अलग राज्य समान नागरिक कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे ने उस वक्त तूल पकड़ा जब देश के लॉ कमीशन ने इस पर मंथन शुरू किया। विधि आयोग ने नागरिक कानून को लेकर आम जनता की राय मांगी। सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के भी विचार पूछे गए। अपनी राय देने के लिए विधि आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है। लॉ कमीशन की तैयारी के बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला किया। समान जो नागरिक कानून है वो समावेशी समाज को सशक्त करता है, किसी भी धार्मिक आस्था पर कोई चोट या वार नहीं करता। लेकिन कुछ लोग लगता है कि जी पर्सनल लॉ जो है हमारा जो है वही सबको संविधान है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सोच और सनक है, ये सांप्रदायिक सोच है, सनक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ पोलराइजेशन का और डिवीजन का एक एजेंडा है, क्योंकि आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, चारों से भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट ये है, आरएसएस की रिपोर्ट ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो वो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और इन 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया तो 24 में मोदी जी चुनाव किस मुंह से लड़ेंगे। 2016 में भी लॉ कमीशन ने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने समान नागरिक कानून की जरूरत को नकार दिया था। 5 साल बाद अब एक बार फिर लॉ कमीशन लोगों की राय पूछ रहा है। यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो
और एक होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, देश का भी विश्वास है। बहरहाल विपक्ष समान नागरिक कानून को सियासी एजेंडा बता रहा है, तो क्या वाकई ये बीजेपी का एजेंडा है? ये सीधा सवाल, आप लाएंगे इसको या नहीं लाएंगे चुनाव से पहले? आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो आने दीजिए। सरकार की मंशा तो साफ है ना। क्या है मंशा? देखिए, सरकार चाहे तो ला भी सकती है, सरकार नहीं चाहे तो नहीं भी ला सकती। आपको कोई इंस्ट्रक्शन है इस बारे में? नहीं, अभी तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट तो आने दो। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने धर्म गुरुओं की राय को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। धर्मगुरु कहां से लाके रखी हुई है? धर्मगुरु को मठ से रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसमें घुसपैठ करके बड़ा हंगामा कर रहे थे इसमें। ये धर्मगुरु कहां से लाके रखी हुई है? धर्मगुरु को मठ से रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसमें घुसपैठ करके बड़ा हंगामा कर रहे थे इसमें। एक तरफ समान नागरिक कानून की सुगबुगाहट है तो दूसरी ओर मुसलमानों का विरोध। साफ दिख रहा है कि 2024 के चुनाव सामने हैं और बीजेपी के एजेंडे में है और ये इसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को एक वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मुसलमानों का इशू नहीं, ये तो पूरे देश का इशू है। एक देश के लोगों के लिए एक कानून होता है तो उसमें हमारी राष्ट्र में निष्ठा और परस्पर नागरिकों में न्याय का भाव अधिक बना रहता है। बाकी तो कुछ इश्यूज को लोग व्यर्थ में राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक माध्यम बनाते हैं। उधर उत्तराखंड में चुनाव के बाद सरकार ने समान नागरिक कानून को लेकर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है, वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। सभी राजनीतिक दल ऑन बोर्ड हों, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड हों, तो जो आम सहमति बने उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अगले महीने की 15 तारीख को लॉ कमीशन की मियाद खत्म हो जाएगी, फिर शुरू होगा रिपोर्ट तैयार करने का काम। तब शायद ये पता लग पाए कि देश के कितने लोग समान नागरिक कानून चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि रिपोर्ट आने से पहले भी और रिपोर्ट आने के बाद भी सियासत जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पहला सवाल आप ही से है। आपके लिए यूसीसी सिर्फ एक ध्रुवीकरण का हथियार है, वरना 9 साल तक जिस पर आप मौन धारे रहे, राज्यों में आपने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, लागू इसे केंद्र में आपको करना है, लेकिन आप सिर्फ इस पर अब 24 के पहले फिर से धीरे धीरे सुलगा रहे हैं। 24 में काम आएगा। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं मुझे हास्यास्पद नजर आती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर 1951 में जनसंघ के जन्म से लेकर आज तक सदैव हमारे मुद्दों में है। और मैं चुनौती से कहता हूं, बीजेपी का एक घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ना हो, जब कभी यह शायद सपने में भी गुमान नहीं था कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। ये हमारा वास्तविक मुद्दा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो औपनिवेशिक विरासत की रह गई थी। धीरे धीरे उन सारी चीजों को समाप्त करना है और स्वतंत्र में तंत्र में स्व नहीं आया है, वो सारी चीजें स्थापित करनी। और यह संविधान के नीति निर्माताओं का भी मंतव्य था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है। और मुझे तो इन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात है उसमें उनको कैसे सांप्रदायिकरण नजर आ जाता है। ये तो समानता की बात, हाँ, मगर क्यों सांप्रदायिकरण नजर आता है वो ये भी कहता हूं। इस देश में एक राज्य में तो लागू है, वो क्या है? गोवा हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। क्रिश्चियंस को तो समस्या नहीं है, सिखों को समस्या नहीं है, जैन्स को समस्या नहीं है, बौद्धों को समस्या नहीं है, यहूदियों को, पारसियों को, किसी को समस्या नहीं है। एक को समस्या है। किसको? जो कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की तो उस जलवाए जलाल का जमाल बना रहना चाहिए, उनके लिए समस्या है।
क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुझे दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है। एक दुनिया में सेकुलर देश बताइए जहां शाहबानो केस की याद दिलाता हूं कि शरिया और कोर्ट दोनों में मतभेद हो जाए तो संसद संविधान में परिवर्तन करके सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, यह देश स्वतंत्रता के बाद अटल जी का 6 साल का दौर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज सेकुलर देश नहीं था, आंशिक मुस्लिम देश था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर कर रहे हैं। इस बात का पेट में दर्द कुछ लोगों। शाहबानो केस में ये कांग्रेस पार्टी ने किया, संसद से परिवर्तित कर दिया, जबकि नारी की बात थी तब। फिर आज जब ये यूसीसी की बात कर रहे हैं तो साथ नहीं देना चाहिए। ये तो संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी। देखिए अंजना जी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हित में अगर ये लाना चाहते हैं तो लाएं, उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये देश के हित में नहीं लाना चाहते हैं, ये पार्टी के हित में लाना चाहते हैं। और ये इस देश के हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए विपक्ष जो है यूसीसी का विरोध कर रहा है, विपक्ष जो है यूसीसी के साथ नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो ये सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो ये अभी लाए थोड़े ही हैं। जब लाएंगे उसका मसौदा तैयार होगा, पार्लियामेंट में लाएंगे। नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं आ रहा हूं। जरा सी आहटें होती हैं तो दिल कहता कहीं है वो तो नहीं। कहीं ये वो तो नहीं। सुधांशु जी, आप तो ऐसे ना थे, बीच में बोलते ना थे, तो मैं ये अपनी बात को रख लेता हूं। इन्होंने बड़ा उग्र स्वभाव दर्शाते हुए अपने आवेश में ये बातें कहीं, बड़ी जिम्मेदारी से 2-3 पॉइंट कहूंगा, उसका जवाब चाहूंगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहते हैं? ताकि इस देश में सब एक बराबर हो जाएं। अंजना जी, अगर आप इस नियत से लाना चाहते हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो जातियों के नाम पर आरक्षण है, कोई अगड़ा बना हुआ देश में, कोई पिछड़ा बना हुआ है, कोई दलित बना हुआ है, कोई महादलित बना हुआ, कोई ब्राह्मण बना हुआ, कोई ऊंचा बना हुआ, कोई नीचा बना हुआ, इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा, इसका क्या करेंगे? दूसरा, इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम को छोड़ दीजिएगा आप, वहां पर शादियों का, विवाह संस्कारों का अलग एक तौर तरीका है और प्रॉपर्टी का विभाजन का अलग तौर तरीका है। उस पर आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट मेरे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस आरक्षण का क्या करेंगे। अगर एक निशान, एक संविधान, एक विधान, एक देश, सब एक बराबर है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर बताइए कि आरक्षण पे क्या राय आप रखेंगे? तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब यूसीसी का विरोध विपक्ष कर रहा है, अरे भाई अभी तो यूसीसी का मसौदा तैयार नहीं हुआ, आपने कैसे कह दिया विपक्ष विरोध कर रहा है? नहीं, पर यूसीसी तुष्टीकरण कैसे है सर? इसका जवाब नहीं दिया आपने। आज अनुराग भदौरिया जी सबको बताएंगे टीवी के जरिए, आज तक के जरिए, कि समान नागरिक संहिता पर, सवाल नहीं सुनिएगा, वो समझ गया, भाषण दीजिएगा टेबल पटक पटक। नहीं, आप समान नागरिक संहिता पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अभी क्या बोला कि ये मेरा वास्तविक मुद्दा है, तो इसके मतलब आपने 2014 में जो मुद्दे गिनाए थे तो वास्तविक नहीं थे। महंगाई, बेरोजगारी वास्तविक मुद्दा नहीं था। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, आपने यूसीसी लेके आए और 9 सालों से आप लेके नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि आपको एहसास हो गया कि आप हारने वाले हैं। जब आदमी को एहसास हो गया मैं हारने वाला हूं, तो वो नई नई चीज लाके बहकाना चाहता। करना इनको कुछ नहीं है, अगर करना होता तो कर दिया होता। अब तक सरकार इनकी 9 साल से पूरी बहुमत में है। करना होता, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उन्होंने कर दिया होता, पर इनको करना नहीं है। ये हमारे आपके बीच में बंटवारा करना। अब कैसे मैं बता रहा हूं। किसने कहा कि जैन, यहां तो जैन समाज भी रहता है, सिख समाज भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। जैन समाज का अपना है, अपना उनका धर्म है। उसमें देखो कई उनके गुरु है जो यहाँ पे निर्वस्त्र चलते हैं, तो क्या उनको उन पे आप रोक लगा देंगे? सिविल कोड। एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, टोकिए मत। क्या आप चाहते हो कि जो अपने अपने धर्म, अपनी रीत रिवाज, हिंदुओं में भी आप देखोगे जो लोग अपने, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके पीछे बोला, प्रभु परेशान, पेट में मरोड़ होने लगी, सच सुनते ही परेशान होने लगे, हिलने लगे, तो इसलिए हिलिए। मरोड़ वाली बात आ गई। मरोड़ हो रही है, जो मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं देश की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा था? बात कर रहा हूँ। आज अनुराग भदौरिया जी हमें बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। कुछ नहीं करना है अंजना जी, सुन लीजिए आप मेरी बात। फिर बीजेपी पर ऐसे लिखने लगे।
जो लोग महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पहलवान बैठे रहे, उनको घसीटा गया, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो लोग यहाँ पे यूसीसी लेके आएंगे, समान नागरिकता की बात करेंगे, जो महिला का सम्मान नहीं कर पाते। ये अपनी महिलाओं का तो सम्मान कर लो, उसके बाद यूसीसी की बात करना। आप उनका सम्मान नहीं कर पाए, किस तरह से उनको घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के लाए थे, उनके लिए आप दो शब्द बोल नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। मैं चैलेंज कहता हूं, खड़े तो बता दें, आज खड़े हैं यहाँ पे, बता दें क्या इन्होंने एक शब्द बोला उनके लिए कि देश का झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाली है हमारी लड़कियां, जो देश का गौरव थी, एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। ये बोलोगे, यही मुद्दा है समाज में, क्योंकि आप मुद्दा भटकाना चाहते हो। आप चाहते हो मुद्दा अटका दो, भटका दो और कैसे सत्ता मिल जाए। आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सत्ता के बारे में सोच रहे हो, सत्ता कैसे मिल जाए। इसलिए देश जग चुका है। ये कह रहे हैं एक शब्द बोला और सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कहां चले गए? हिंदू मुस्लिम की बात। यूसीसी पर स्टैंड क्या है आपका? मैं कह रहा हूँ इनको करना नहीं है स्टैंड, फिर उनको नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बताना ही नहीं है, इनको करना ही नहीं है कुछ। यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? मेरी बात तो मानिए। अच्छा कहाँ पे? नहीं सुनिए, यूसीसी। अच्छा, आप लोग को जानना है समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरी बात सुनिए। अनुराग जी बहुत बहादुर है, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने साइड किया वो समझाएं। हुआ ही नहीं है, कोई मसौदा तैयार नहीं, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? विपक्ष को बुलाए ना, बात करे ना। नहीं ये देश है जहाँ कह रहे कि यूसीसी छोड़ के सारी बातें बोल दी आपने। विपक्ष की भूमिका आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए। क्या आपने मसौदा तैयार किया? बैठ के बात कीजिए। अब जब जाके पार्लियामेंट में आएगा ना, यूसीसी पे स्टैंड क्या है आपका अनुराग जी? आपने चिट्ठी बनाई नहीं, जवाब दे दो। किसका जवाब दे दो बताइए? यूसीसी। हाँ तो यूसीसी कुछ भेजिए तो क्या बनाया? संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में। ठीक है, उस पर तो बहस बाद में होगी ना। आपका क्या स्टैंड है? इसीलिए कह रहे हैं, स्टैंड क्या है? इसीलिए कह रहे हैं लाए तो सही, लाए यहाँ चर्चा करें क्या इन्होंने बनाया है, बताएं सही। इन्होंने कुछ नहीं बनाया है। लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, ये कागज पे लिखे हैं मगर पढ़े नहीं होते हैं। अच्छा, पता ही नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है, संविधान सभा की डिबेट में लिखा हुआ है, और अरे भाई कॉमन सिविल कोड का मतलब। चिल्ला चिल्ली नहीं प्लीज, एक सेकंड प्लीज सर, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं। बता तो रहा हूँ, अरे शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, प्लीज प्लीज सर। अब देखिए, नहीं 9 साल तक भूल गए थे, चुनाव करीब आया तब याद आया आपको आचार संहिता। अंजना जी, ऐसे आरोप हम लोग में बहुत लगते रहे। अच्छा, कहते थे रामदला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आ गई ना तारीख। अब देखिए गगनचुंबी उसकी इमारत बन के तैयार है अगली जनवरी में, मकर संक्रांति पे। अब सुनिए, ये कैसे बन रहा है? चिल्ला चिल्ली नहीं, ये सफाई स्टाइल में आ जाता है। नहीं चिल्लाना है तो सर, चिल्लाना है तो हम लोग हट जाते हैं, आप अकेले चिल्लाइए यहाँ पे। प्लीज स्टॉप द शाउटिंग मैच, प्लीज। नहीं मैं शो रोक दूंगी, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज स्टॉप। नहीं ये शाउटिंग मैच दूसरे चैनल पे कीजिएगा, हम लोग नहीं करते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, प्लीज सर। अच्छा, मेरे बीच में बोल रहे थे? नहीं, मैंने उनको रोका था। तो मुझे भी सुनिए, 35A कहते थे कोई हटा नहीं पाएगा। जानते 35A क्या था? कि अगर कश्मीर की लड़की किसी कश्मीर के बाहर के लड़के से शादी कर ले तो उसका संपत्ति में अपना अधिकार समाप्त हो जाता था, चाहे वो लड़का मुस्लिम ही क्यों ना हो। कहते थे नहीं खत्म होगा, हो गया। धारा 370 कहते रहेंगे नहीं आएंगे। अरे साहब देखते रहिए, अभी तो इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाग जाते हो, महिलाओं पे नहीं बोलते हो। देख रहा हूं, महिलाओं पे कम से कम हम ये शब्द नहीं बोलते कि लड़कों से गलती हो जाए। ठीक है, लेकिन घसीट सकते हैं। हम तो कह रहे हैं ये शब्द नहीं बोलते कि लड़कों से गलती हो जाए करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में क्यों आए? क्या ये देश उसके लिए तैयार है? और क्या ये सिर्फ चुनावी बिसात पर एक मोहरा बनकर नहीं रह जाएगा? देखिए, 23 नवंबर 1948 को पूरी चर्चा के बाद कॉमन सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। तो दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पे चर्चा करके हम संविधान निर्माताओं के उनकी सोच का अपमान कर रहे हैं, उनके विचारों का अपमान कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है इसको और आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 5 बार शैल वर्ड यूज हुआ है। उसमें एक बार आर्टिकल 44 में आया स्टेट शैल, स्टेट को लागू करना, स्टेट विल नहीं है, स्टेट शैल वर्ड यूज हुआ है। दूसरी बात ये, हिंदू मंदिर में जाते रहेंगे, मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे, सिख गुरुद्वारे जाते रहेंगे, क्रिश्चियन चर्च में जाते रहेंगे, जैन अपने मंदिर में जाएंगे। इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं। होगा क्या? लड़के लड़के की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, इसमें धर्म मजहब कहां से आ गया? गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी। 3 तलाक तो खत्म हुआ, तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया, 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। और ये 4 के चारों तलाक एसएमएस से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, टेलीग्राम से होते हैं, कुरियर से होते हैं, ईमेल से होते हैं। वो 10 लड़कियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका केस में लड़ रहा हूं वहां पे।
कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसमें धर्म से क्या लेना देना। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको मिलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का इक्वल राइट होगा, वसीयत का इक्वल राइट होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। इसमें धर्म मजहब कहां से आ गया? ये तो केवल महिलाओं को इक्वल राइट देने का मामला है। और अंतिम बात सुनिए, पूरी कर ले। कॉमन सिविल कोड से अंजना जी हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, उनको 100% इक्वल राइट मिला हुआ है। कॉमन सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी आज भी शादी की उम्र 9 साल है, उनके ऊपर बाल विवाह का कानून नहीं लागू होता, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यही बात जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक लेके आए थे तो हमने कहा आ जाओ बैठ लो, इस पे बहस कर लें कि उनको गुजारा भत्ता ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले। तो क्यों बिना आपने डिस्कस किए फटाफट पास कर दिया? क्या हम नहीं चाहते? हम तो चाहते थे और मजबूत बने। आप क्या चाहते थे? कम से कम लोहिया जी को बात कर रहे हैं। लोहिया जी कहते थे हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, बार बार हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो, ये हमें अखर रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्यों बार बार आप हिंदू मुस्लिम करते हो? ये आपकी बात, ये जो आप करते हो कानून, यही जनता देखती है कि आप यहाँ डिवाइडेड रूल करना चाहते हो। जनता की बात नहीं कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम अनुराग जी, हमने माइक लगाया हुआ आपको, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। जब हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे कोई बात तो तकलीफ होगी। चिल्लाने की जरूरत नहीं सर, ना टेबल ठोकने की। रहमानी साहब क्या वो गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बेटियां हैं उनके अधिकार बढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, और जो उस वक्त ही तय किया गया था। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, मैं एक इंडियन नेशनल की हैसियत से, नेशनलिस्ट सिटीजन की हैसियत से खड़ा हूँ। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अश्वनी जी ने सिर्फ इस हद तक ये बात सही कही। आर्टिकल 44 सेक्शन 4 का हमारा आर्टिकल 44 बहुत क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स करता है कि वो एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करेगी कि आखिरकार तमाम 140 करोड़ भारतीय एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल करने पर आबादा हो जाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वर्ड्स हैं। पिछले 75 साल में 12 से ज्यादा हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि यूसीसी लाया जाए, मगर 75 साल में 15 साल, ये 1984 ऑनवर्ड भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मेरे नजदीक यूसीसी न कम्युनल में कोई मुद्दा है और न ही ये चुनावी मैनिफेस्टो का मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा भी नहीं है। लेकिन आप 40 साल से अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, 15 साल आपको सरकार चलाते हो गए, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में आपने कहा कि नहीं हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए ये मुद्दा एक तरफ कर दिया। 9 साल से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है, अब 9 महीने रह गए आपके पास, सिर्फ 9 महीने, और ये एक डिबेट का मुद्दा है। 2018 में 21वां लॉ कमीशन बहुत क्लियर कह चुका कि आपको यूसीसी लाने से पहले ये जरूरी है कि वेरियस जो पर्सनल लॉज हैं उनका आप कोडिफिकेशन कीजिए। यूसीसी नीदर डिजायरेबल नॉट रिक्वायर्ड। अभी सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। यूसीसी किसी हिंदू मुसलमान कि बीजेपी 15 साल क्यों नहीं लेके आई? आप चाहते हैं आए या नहीं आए? मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कर रहा हूं ये सवाल। नॉर्थ ईस्ट का में जो हमने राइट दे रखे हैं आर्टिकल 371C में और 371E में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के लोग किस बात में झगड़ रहे हैं आज? आप मिजोरम में आप अपने एजेंडा में अपने मैनिफेस्टो में लाके बताइए, मणिपुर में लाके बताइए, त्रिपुरा में दूसरा टर्म हो गया, वहां पे आप लाके बताइए। आपका साउथ इंडिया में अलग एजेंडा है, नॉर्थ ईस्ट में अलग एजेंडा है, हिंदी बेल्ट में अलग एजेंडा है। एक वन नेशन वन लॉ। यूसीसी आए कि नहीं आए? यूसीसी पे जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं आ जाता, ये जो बात कर रहा है खरी जी, ये तो ड्राफ्ट नहीं है, ये पता नहीं कहां से बात कर रहे हैं। देखिए अलग एजेंडा बताता हूं, उस पर देखिए ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार अपना सिविल लॉ रखना चाहिए। मेरी जहां तक समझ है, धर्म का जो संबंध है वो पाप पुण्य से ज्यादा होता है, यानी क्रिमिनल चीज से ज्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ हत्या हो जाए तो भाई ये गंगा नहाइए, ये पुण्य करिए, ये करिए, वैसे हर धर्म में अलग अलग है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रिमिनल में क्यों नहीं स्पेशल लॉ चाहिए। कहो भाई चोरी करते पकड़े जाएंगे तो हाथ कटवाने को तैयार, शराब पीते पकड़े जाएंगे तो कोड़े बीच में नहीं, एक सेकंड शाउटिंग मैच नहीं करना। मिस्टर रहमानी, जब यूसीसी की बात होती है, मिस्टर रहमानी आपका नाम सुधांशु त्रिवेदी है, प्लीज वेट कीजिए, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट। नाकामी को अपनी छुपाना चाहते हैं। 9 साल मैं आपको मौका दूंगी, चुप रहिए, अभी चुप रहिए। 15 साल की सरकार में कुछ कर, देखिए मैंने अलग एजेंडा एक्सपोज किया, सुनिए अलग एजेंडा एक्सपोज किया, सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए चाहिए। पुरुष चोरी करे तो हाथ नहीं कटवाने, शराब पिए तो कोड़े नहीं खाने, और इसके अलावा पत्थर भी नहीं खाने। अगर करना है तो दोनों चीजें मानो, मगर सुनिए
ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के लॉ की बात नहीं करेंगे, हम सिविल ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को आप वादा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वादा किया नॉर्थ ईस्ट के तमाम ट्राइबल से। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। देखिए, चलिए, इन्होंने कहा हमें क्रिमिनल में तो स्वीकार है, यानी आप कहेंगे ना मजहबी अकीदा, मुसल ईमान का मत होता है ईमान का पूरा, मगर आधा वाला चाहिए, क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए। चलिए, सिविल में मैं कहना चाहता हूं, अब फिर देखिए बीच में आप क्यों गलत बोल रहे हैं? भाई मैं पूरी बात, अरे भाई आप पूरी बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप बीच में लगातार बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि पता है अभी डिक्शनरी तक गलत कोट कर रहे हैं। अब मैं सिविल की बात करता हूं, सुनिए, कोट कर रहे हैं। अगर आप इस्लामी मान्यता माने तो बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम है, ये तो सिविल लॉ है ना। कहिए कि आज से बैंक का इंटरेस्ट लेना बंद करेंगे, आपको मालूम है कि क्या मतलब है? आप कौन से लफ्ज के साथ, पूरा आप बता दीजिए, कौन सा लफ्ज है जो कुरान ने इस्तेमाल किया हराम के लिए, आप बता दीजिए। और दूसरा, ये ट्राइबल की बात करते हैं, आज मुझे कितनी विचित्र विडंबना नजर आती है, जो बड़े जलवे से कहते हैं हम तो शहंशाह आलम थे, हम तो बादशाह आलमगीर थे, हम तो जिंदा पीर थे, हम तो हुक्मरान वक्त थे, हम तो साहिब आलम थे। वो कहते हैं मेरे ट्राइबल से बराबरी करके दिखाओ। क्या गजब है साहब, हम तो अपनी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आप देखिए इस बात को, क्या हम बराबरी की बात करते हैं और आप अलग अलग बांटते हैं। अरे जो बेचारे कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट को अलग कर रहे हैं, और फिर बात करते हैं वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं। आप वन लॉ चाहिए ना, हमने कहा कि ड्राफ्ट लाइए, वक्फ बोर्ड छोड़ेंगे, ड्राफ्ट लाइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ छोड़ेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जवाब हवा में बात नहीं करेंगे। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी, आप जो बोल रहे थे वो बोल लीजिए, फिर मैं सिर्फ कह रहा हूं, देखिए कैसे कैसे इतनी तेजी से बदलते हैं। कहते हैं वन नेशन वन लॉ चाहिए, मगर स्पेशल स्टेटस चाहिए वक्फ बोर्ड में, स्पेशल स्टेटस चाहिए पर्सनल लॉ में, स्पेशल स्टेटस चाहिए 4 बीबियां रखने के लिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए पढ़ाई में, मदरसे में, हर चीज में स्पेशल स्टेटस चाहिए, फिर वन लॉ चाहिए। एजेंडा कैसे कैसे बदलते हैं, लेकिन ये तो साबित हो गया कि दूसरे जवाब आते आते हिंदू मुस्लिम हो गया पूरा यूसीसी, और वो क्लैरिटी से बता रहे हैं कि उनका फोकस किधर है। लेकिन सवाल ये है कि ये संविधान में लिखा हुआ है दैट द सेंटर शैल, तो उसकी तरफ बढ़ना तो चाहिए, कदम सोचने की तो जरूरत है। आचार्य जी भी कह रहे हैं कि लाएं, अगर उनको लाना है बस हिंदू मुस्लिम के लिए यूज ना करें। गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा राजनीतिक है, सामाजिक और देश के लिए नहीं करना चाहते वो, क्योंकि चुनाव की जैसे वो बात कह रहे थे, बस 8-9 महीने बचे हैं, अब आप इसका प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। अरे आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, बिल होगा तो पास हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत कहां है। लेकिन आपने पहले से उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़े। बार बार देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मुझे दर्द होता है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम हिंदुस्तानी हैं, और फक्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है, और इस देश की आजादी में हर व्यक्ति का योगदान है। हर व्यक्ति की देश में आजादी में योगदान दिया है। ये 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसके मतलब नहीं है कि यार देश आजाद हो गया। देश आजाद 1947 में था, और उसके बाद लोग देश उन्नति कर रहा था। आज आपके समय, जब से आप इस देश के अंदर आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हो। वो ठीक नहीं है, जो कि आपका मुद्दा कुछ और था। जब आप चुनाव 2014 का लड़ रहे थे, तब आप पेट्रोल डीजल की बात करते थे, तब आप वहां डॉलर की बात करते थे, तब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, तब आप किसान की बात करते थे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते थे। लेकिन जब से आप सत्ता में आ गए हो, जब आपको ये सब देना पड़ेगा, तब से आप मुद्दे को डाइवर्ट करने लगे हो, तब से मुद्दे को। आचार्य जी, 9 महीने पहले चुनाव के 10 महीने पहले लॉ कमीशन लोगों से विचार मांग रहा है। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, सुधांशु जी और इनकी पार्टी बहुत चालू पार्टी है, और हमें बेमतलब हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें बेमतलब घसीटते हैं। 10 साल से देश इनके हाथ में है, ये जो चाहते हैं करते हैं। नोटबंदी 2-2 बार करते हैं, किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। मुझे बताइए, अभी इन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र किया, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक प्रश्न उठाया था, वो ठीक है आपस में ये सब तू मैं वो प्रश्न इधर उधर हो गया, उसका जवाब मुझे चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप बताइएगा, देश में यूसीसी लाने का जो प्रयोजन है, मंतव्य है, मोटिव है, वो क्या है? सब एक समान हो जाएं, तो आरक्षण पे इसकी आपकी राय क्या है? दूसरा, जो जिन राज्यों के अंदर सोशल कस्टम्स और उनके अंदर डिफरेंट शादी विवाहों के जो तमाम तौर तरीके हैं, उन पर आपकी क्या राय है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी पे एक बिल लाते हैं, उसका पूरा मसौदा हमारे सामने रखेंगे, तो उस पर अपनी राय देंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित के अंदर आप एक समान सबको रखना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। लेकिन आपकी नियत पर संदेह है, आपकी नियत पर हमें संदेह है।
दूसरा पॉइंट एक और है, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। हर बात में अतीत के ऊपर मत जाइएगा। अभी यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुओं को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है एक लीडर के लिए ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है, औरंगजेब क्यों नजर आता है, शाहजहां क्यों नजर आता है, या खिलजी क्यों नजर आता है, उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता आपको उसमें अशफाकुल्लाह खां क्यों नहीं नजर आता, आपको कलाम क्यों नहीं नजर आता, मौलाना आजाद क्यों नहीं नजर आता? आपको उन लोगों को जो इस देश की बुनियाद में शामिल हैं, उनको अगर ऐसे अलग थलग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को फायदा हो जाए, एक बार और हो जाए, लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हित में अगर आप कोई फैसला लेते हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन साफ नीयत से लीजिएगा, कुटिलता से मत लीजिएगा। इन्होंने मसौदे की बात कही, तो विधि आयोग ने जो प्रारंभ की है शुरुआत, वो मसौदे के लिए ही तो की है कि भाई भिन्न भिन्न सामाजिक सेक्शन से किसी भी व्यक्ति को, भारत में सबको अधिकार होना चाहिए। यदि कोई बड़ा वैधानिक परिवर्तन हो रहा, सिर्फ सांसदों को विशेषाधिकार होना चाहिए, कम से कम राय देने का अधिकार तो सबका है ना। तो उन्होंने सिर्फ राय मांगी है, यहीं से तो मसौदे का ड्राफ्ट शुरू होगा। मगर आपने एक बात मार्क किया अंजना जी, एक कहावत होती है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप देखिए मुद्दे के ऊपर न वो बताते साफ इधर उधर के मुद्दे घूम आते हैं, मगर यूसीसी पे साफ जवाब नहीं देते। अब जो इन्होंने बात कही, हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर विलेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी उनको विलन बनाना इस देश में, क्या इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए क्यों हमने औरंगजेब से जोड़ा, हमने जोड़ा। अरे इस देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके जमाने में बनी? खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां, किसके जमाने में सड़क बनी? आपने जोड़ा। इंडिया गेट का सर्किल घूम के देखिए, किसने महिमा मंडित किया? जब हमने हटाया, डॉक्टर कलाम के नाम की सड़क रखी, तो इनके विधायकों ने आके छाती पीटी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह सलेह के नाम की सड़क नहीं हटनी चाहिए थी। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में जाने वाला एक सेकुलरिज्म का सूरमा बताइए। डॉक्टर कलाम का जो मेमोरियल है उसके साथ फोटो दिखाइए किसी एक सेकुलरिज्म के सूरमा की। बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, अफजल गुरु के लिए हाय हाय करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी की सरकार ने उनके परिवार को बुलाया, उनकी श्रीमती जी को भी बुलाया और सम्मानित किया। वीर अब्दुल हमीद के घर पर गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। आचार्य जी बताइए। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता है, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की कयादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की कयादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की कयादत में मरना कबूल किया। कैसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता है आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए सुधांशु जी। इसलिए कॉमन सिविल कोड लाइए, इसलिए कॉमन सिविल कोड, सुधांशु जी मेरी लेट मी फिनिश, सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, बट, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है। ये अटकाना मटकाना क्या होता है? ये बहुत आता है। चाहता हूं, औरंगजेब के चैप्टर किसने रखे? खिलजी के चैप्टर किसने रखे? बोलिए। और डॉक्टर कलाम को जो हमने राष्ट्रपति घोषित का समर्थन किए थे, नहीं। ये देखो आ गए नौटंकी करने वाले लोग जो आके अब बताते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये नहीं करे। अरे हम नहीं कहते। और मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जहां तक बात करते हैं तो हम तो कहते हैं, ये बताइए इस देश के लिए पहली शहनाई किसने बजाई थी 15 अगस्त? अब आप 1945 को सवाल वहां से वहां आ गए। नहीं बिल्कुल, अब आप आ गए वहां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला, 50 साल क्यों नहीं दिया? बोलिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना के लिए शहीद होने वाले पहले गैलेंट्री अवार्ड भी मरते। मैंने बार बार पूछा, अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, अबुल कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन पे, जहां याकूब मेनन, अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन को ये लोग करते हैं। इसलिए मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, पूरा कर। सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों में कट्टरपंथी खेमा, सिर्फ उसी को साथ में रखना और उसी
को साथ लेके दोनों में जवाबी कव्वाली होती है, क्योंकि आतंकवाद के आरोपियों के घर ये जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट पूरी बात कर दो सर, पूरी बात सुनिए ना। अरे आप जाते हैं ना, 47 में चले गए थे। आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे इन्होंने भी वापस किए, आतंकवाद के लिए इन्होंने आंसू बहाए, और इतना ही नहीं, पोटा इन्होंने वापस किया, ये कह के मुसलमानों पे ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं। बुरहान वानी के जनाजे पर रोने वालों के साथ आपने बस जम्मू कश्मीर में अंजना जी, सरकार बनाई थी, अंजना जी, सरकार बनाई थी उनके साथ। अंजना जी 10 सेकेंड प्लीज, माय रिक्वेस्ट, 10 सेकेंड। इन्होंने जहर में बुझा के तीर मारे, ऐसे तीर मारे, जख्म कर दिया, सच बोल दिया। लेकिन सुनिए, सच नहीं बोला, झूठ का जहर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, मैं बताता हूं, मैं पूछता हूं, एक ही सेंटेंस, ये जो महबूबा मुफ्ती है जो आतंकवादियों को शहीद कहती थी, इसे आपने खाला फूफी तुमने बनाया, हमने बनाया, आपने बनाया था, हमने बनाया, आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, कैसी बातें करते हैं आप? सम्मानित महिला नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत कीजिए। मैं आज तक की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ, प्लीज। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। जब इनको मैंने पहले ही अपने शब्द में बोला था, इनको सत्ता के लिए सब कुछ करना है। वही पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार बनाई। सुन लिए, इधर तो मत भागिए, अब भागने लगे ना। पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले ये। अच्छा, कुछ प्रश्न भी ले रहे हैं मुझे, सुन लीजिए। और जब बार बार आप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, अंजना जी, लोहिया जी ने क्या यूसीसी बोला, बनाने वाला कौन? आदरणीय नेताजी सबसे पहले गए थे उनको मनाने के लिए। आप आइए, अब्दुल कलाम साहब को बनाने के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात? अरे सांसद हमारे उस समय 38 सांसद थे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? फालतू बात कर रहे हैं। ये बोलोगे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब चुप रहिए, फिर मजबूरी में इन्होंने अब चुप रहिए। गलत बोल सबसे पहले दिखाइए, अरे हम 21 होंगे तो उससे क्या होता है? लेकिन कौन लेके आया? लेके कौन आया? समर्थन किया, लेके आए थे। अच्छा, अश्विनी जी पूछ रहे हैं कि लोहिया जी ने क्या कहा था समान नागरिक संहिता पर, आपको पता है? समाजवादी परिवार से, मैं बता रहा हूँ ना, लोहिया जी हमेशा कहते थे समाज के अंदर में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। बीच में नहीं, अश्विनी जी प्लीज, बीच में रोक लेना, क्योंकि आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अरे भैया, इधर बोलिए प्लीज, मैंने कहा हमेशा से समाजवादी पार्टी का और लोहिया जी का यही विचार था कि समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को, एक बार मेरी बात पूरी कर रहे हैं, हर व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार है, चाहे किसी मजहब का हो, वो उस व्यक्ति को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कितना जहर वाली बातें करते हैं ये लोग। ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी होने की बात करेंगे हमेशा। जब सत्ता बनानी होगी तो जाके सत्ता बना लेंगे कश्मीर में, और जब यहाँ सत्ता बनानी होगी तो यहाँ पे झगड़ा लगाने की बात करेंगे। छोटा सा जवाब। लोहिया जी ने कहा था कॉमन सिविल कोड संविधान की आत्मा है, इसको लागू करना चाहिए। ये जो अंग्रेजों का कानून चल रहा है 1937 का शरीयत एक्ट, पारसी वाला 1872 का, क्रिश्चियन वाला 1876 का, उन्होंने कहा था अंग्रेजी कानून खत्म करो, अंग्रेजी कानून खत्म करो। हाँ, अरे सारे पर्सनल अंग्रेजी है, कानून की बात थी। सुन तो लो, देखिए भटकाने लग गए मुस्लिम का लोग हैं जो भटकाते हैं, अंग्रेजों सुन तो लिया, अंग्रेजों ने डिवाइड, अरे सुनिए प्लीज, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड, अंजना जी एक सेकंड, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत शरीयत एक्ट बनाया 1837 में, 1872 में उन्होंने क्रिश्चियन मैनेजेट बनाया, पारसी मैनेजेट बनाया, उन्होंने कम्युनिटीज को बांटने के लिए कानून बनाया। लोहिया जी कहते थे सारे अंग्रेजी कानून खत्म करो, कॉमन सिविल कोड ले आओ, उस पर बोल नहीं रहे। ठीक है, आप रुक जाइए, कुछ सवाल जल्दी से पूछिए। कब बोला था सुधांशु जी? एक सेकंड, अरे दीनदयाल के साथ भोजन कभी जनता की भी सुन लीजिए, एक सेकंड। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है। सर, आपने कहा यूसीसी के पे ये तर्क दिया कि वन लॉ वन नेशन होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए, लेकिन सर जो कानून नहीं है उस पर बाद में चर्चा करें, जो कानून है हमें लगता है उस पर पहले बात करना चाहिए। एक एक्ट है पोक्सो एक्ट, जानते होंगे, ये तो अभी हाल फिलहाल का वर्ड है। उस एक्ट के तहत उत्तराखंड में जो अभी तनाव, सांप्रदायिक तनाव चला हुआ है, उसमें 2 बंदे की गिरफ्तारी होती है, और उसी पोक्सो एक्ट में ये कहा जाता है कि पूछताछ से पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, इतना कंटेंट मामला है। और वही पोक्सो एक्ट जब आपके सांसद के ऊपर लगते हैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये मतलब माँ माटी मानुष के बदलते ही चाल चेहरा चरित्र चिंतन कैसे बदल जाता है आप लोगों का? ये आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन। ये कानून है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन है, बताइए। ये कानून, इसका मतलब पहले आप समान कानून की बात के लिए तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं कानून के इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कह रहे हैं। जवाब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, नहीं, सुनिए, आपके सांसद पर जल्दी से सुनिए,
मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुनाइए। इस विषय के ऊपर हम लोगों ने तो पूरी शिद्दत के साथ काम किया है, मगर कम से कम मजाक नहीं उड़ाया है जैसा इन लोगों ने मजाक उड़ाया। केरल में खड़े होकर इनके मुख्यमंत्री ने कहा 300 केस हैं, इन्होंने मजाक उड़ाया। कमाल की बात कर रहे हो। केरल में एक आखिरी सवाल है, जल्दी से भाई। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, यूसीसी को अगर सेकुलर सिविल कोड कहे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये नहीं यूसीसी के परछाई में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहते हैं, या ये एक आपका ये भी है फेवरेट टॉपिक है ये। और दूसरा चीज ये कि सर 9 साल बाद भी आ रही तो आप उसका वेलकम कीजिए ना, स्वागत कीजिए ना, आपको इस चीज की टेंशन लगी पड़ी है। भटका रहे हैं। एक बात मैं कहता हूं, यूसीसी नहीं बल्कि आईसीसी ले आओ। इंडियन पिनल कोड पहले से है, इंडियन सिविल कोड ले आओ। ये यूसीसी नाम इतना डिस्प्यूटेड हो गया, इस नाम को हटा देना चाहिए। इंडियन सिविल कोड ले आओ, उसमें 10 चैप्टर बनाओ। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर चलिए ठीक है, इसी के साथ अंत करते हैं। चैप्टर 10 हम दो, हमारे दो, चुनाव हित में ये जनता तय करेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।